आर्ट एंड कल्चर मैंने पहले सत्र में ही आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था, उसके बाद फिर 2-3 सत्र में नहीं दिया था, बट इस बार फिर शुरू कर रही हूँ। तो अच्छे से पढ़िएगा, अगर कहीं कोई समस्या होगी तो क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी समझाएंगे उससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा और प्लस आपको कुछ फैक्ट नोट भी कराएंगे, वो भी आपको रिविजन करके आना होगा। नेक्स्ट डे फिर क्वेश्चन पूछूंगी जो भी PCS IAS या इस तरह के एग्जाम में आए होंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेट रहिएगा क्लास में, कोई दिक्कत होगी तो फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन आइए बेटे, तो शुरू करते हैं। स्थापत्य कला आज का चैप्टर है। स्थापत्य कला भी कह सकते हैं, वास्तुकला भी कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो बताएंगे एंशियंट हिस्ट्री में या प्राचीन काल में स्थापत्य कला की शुरुआत या वास्तुकला की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है। जैसे आपने पाषाण काल पढ़ा होगा, आपने ताम्र पाषाण काल पढ़ा होगा, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, वैदिक काल पढ़ा होगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ा होगा, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो किस काल से स्थापत्य देखने को मिलता है, बता सकते हैं? स्थापत्य का मतलब समझ रहे हैं? क्या बेटी? मंदिर भी स्थापत्य में आएगा? नहीं, बहुत है। जैसे भवन आ सकता है, किसी भी तरह का गुफाएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन हैं उनको स्थापत्य में लेते हैं। तो आपने देखा होगा पाषाण काल में तो मनुष्य कोई घर का इस तरह का निर्माण नहीं करता। नव पाषाण काल में कच्चे मकानों का, घास फूस के मकानों का निर्माण करना मनुष्य ने शुरू किया और अस्थायी जीवन शुरू किया था, लेकिन उस झोपड़ी को हम स्थापत्य में नहीं लेते हैं। स्थापत्य मतलब होता है ईंट गारे या पत्थर की ऐसी चीजें होती हैं, उसी को स्थापत्य में लेते हैं। अब वो आपके मकान भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के भवन हो सकते हैं, आपका गुफाएं हो सकती हैं क्योंकि वो भी पत्थर के होते हैं, ईंट के भी बने हुए हैं। इसके अलावा आपके स्तंभ, आपने पढ़ा होगा मौर्यकालीन स्तंभ, जिसपे अशोक ने बहुत सारी चीजें लिखवाई थी, बहुत सारे चित्रों का, बहुत सारे फिगर को उत्कीर्ण कराया है, उसी का एक चिन्ह होगा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, वो भी अशोक स्तंभ कहा जाता है। ये सब किसके उदाहरण है? स्थापत्य कला के। तो स्थापत्य का पहली बार शुरुआत हम प्राचीन भारत में कहाँ से देखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेक्निकल सभ्यता थी। समकालीन सभी सभ्यताओं में इसकी विशेषता बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसके लिए सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी रहती है आज भी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। आज भी महानगरों के निर्माण में, स्मार्ट सिटी बनाने में, ग्रीन सिटी बनाने में, मेट्रो सिटी बनाने, इस तरह की सिटी बनाने की बात करती रहती है ना गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो सिटी का निर्माण किया था हमारे पूर्वजों ने, वो कब किया है? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए से नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और कोई सभ्यता कहा जाता है इसे, बताया? बहुत सारे नाम है इसके ना। सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, फिर घग्गर सभ्यता कहा गया, फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया और इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं वो सबसे बढ़िया है इनका नगर नियोजन। नगर तो इन्होंने बसाया है, लेकिन वो नगर बहुत नियोजित प्रकार की हैं। जितने भी नगर महत्वपूर्ण मिले हैं वो या तो वर्गाकार बसाए गए हैं या आयताकार बसाए गए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाए गए हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं जो नगर बनते हैं ना, या कोई भी व्यक्ति जमीन लेता है तो सबसे पहले वो देखता है कि इस मकान कैसे बनाने हैं। मकान के बाद वो सोचता है कि रास्ते होने चाहिए, उसके बाद हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे बनती हैं नालियाँ। सबसे पहले हम मकान के बारे में सोचते हैं, फिर रास्ते के बारे में और फिर नालियों के बारे में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये तीनों चीजें एक साथ बनाई गई थी, घर के साथ साथ ही रोड और उसके साथ ही नालियाँ भी बनाई गई थी, इसीलिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी, नालियाँ काफ़ी व्यवस्थित और मकान बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं। इसीलिए आपको जो नगर बसाए हुए मिलेंगे यहाँ पे वो या तो आयताकार होंगे या वर्गाकार होंगे। और ये जो भी नगर बनते थे, जैसे आज आप देखेंगे अपनी बस्ती को ही ले लीजिए, यहाँ तो मतलब आकार कुछ पता नहीं चलता ना, लेकिन अगर इस आकार में कोई नगर बसा है तो उसमें बीचों बीच से रास्ता ले जाया जा सकता है, जो कि एक जितना चाहे उतना विस्तार दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई आकार नहीं है तो फिर रास्ता बनाने में भी थोड़ी असुविधा होती है। और वहाँ की विशेषता है कि बीचों बीच से एक रास्ता उत्तर से दक्षिण और एक उत्तर से दक्षिण जाता है और एक पूर्व से पश्चिम जाता है, यानी कि शहरों को
बराबर भागों में बांटता है। ये इसकी विशेषता है कि बीचों बीच से सड़कें गई हैं, उत्तर से दक्षिण भी गई हैं और पूरब से पश्चिम भी गई हैं, और ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये सिर्फ बड़ी सड़कों की बात नहीं है, इनसे जो गलियां निकाली गई हैं वो भी सब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इतना खूबसूरत मतलब यहाँ ये नगर नियोजन किया गया था। और यहाँ पे जो भी उन्होंने घर बनाए हैं वो मेन रोड पे ना खुल के उनके दरवाजे जो है वो गलियों में खुलते थे, और जो घरों की नालियाँ हैं उन्हें शहर की बड़ी नालियों से अटैच किया गया। फिर बड़ी नालियों से पानी नगर के बाहर निकल जाता है, वो किसी गड्ढे में, तालाब में या नदी में उसको स्टोर किया जाता था। मोस्टली गड्ढा या तालाब बनाया गया है इस पानी को स्टोर करने के लिए, और ये पक्की नालियाँ हैं। तो ये सब क्या है, स्थापत्य के बहुत खूबसूरत उदाहरण है। जैसे वर्तमान में अभी सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे रास्ते चौड़े होने चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ मतलब व्यवस्थित तरीके से हो, अव्यवस्था ना हो, ताकि जाम जैसी समस्या जो ट्रैफिक होती है या बारिश के मौसम में जो पानी का भराव हो जाता है शहरों में वो ना हो, ये साफ सफाई बनी रहे। ये सब की व्यवस्था किसने करी थी? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के आपके पूर्वजों ने ये सारी चीज़ें आज से सदियों पहले ही इम्प्लीमेंट किया है, और वो अब खुदाई से अध्ययन करने पे सारी चीज़ें पता चलती हैं कि उस समय बहुत ही चौड़ी सड़कें, जैसे हाईवे होता है वर्तमान का, इस तरह की ये सड़कें हैं जो मेन सड़कें हैं जो इसको 4 भागों में बांट दी हैं। ये बिल्कुल वर्तमान के हाईवे जितनी हैं, और जो वर्तमान में 2 लेन 1 लेन होती हैं वो इनकी गलियाँ इतनी मतलब जो है चौड़ी हुआ करती थी, काफ़ी व्यवस्थित था। इसीलिए स्थापत्य कला का विकास कहाँ से हो गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे महानगर भी मिले हैं, कुछ नगर भी मिले हैं, बाकी क्या है ग्रामीण। कहीं भी किसी भी देश में आप देखेंगे महानगर, नगर के बाद जो आता है वो ग्रामीण बस्ती आती है, तो यहाँ भी हैं कुछ महानगर हैं, जैसे मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो जिसको कहते हैं, हड़प्पा है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, चिन्हुकड़ो है, कालीबंगा है, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कुछ स्थापत्य कला ऐसे मिले हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से क्या महत्वपूर्ण स्थापत्य का उदाहरण मिला है, बता सकती हैं? बड़े स्नानागार थे। हाँ, बहुत अच्छे। अन्नागार भी थे। यहाँ जो एक मिला है वो है आपका महान स्नानागार, और क्या मिला है? अन्नागार, वो भी काफी बड़ा है, या सबसे बड़ा अन्नागार यहीं से मिला है। इसके अलावा ईंट बनाने का भट्ठा भी मिला है यहाँ से, ईंट बनाने का भट्ठा या भट्ठी, और ये याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ है कि कहाँ से मिला हुआ, ईंट बनाने की भट्टी कहाँ से मिली हुई है। तो ये जो महान स्नानागार है ये विशेष अवसरों पे, जैसे धार्मिक उत्सव होता है ना, जैसे वर्तमान में कुंभ में चल रहा है ना, स्नान का टाइम तो काफ़ी भीड़ है, ऐसे जब टाइम आता है तो बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होते हैं, स्नान करते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी था, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के अवसरों पे लोग सामूहिक स्नान करते थे, और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। यहाँ आसपास कमरे भी थे जहाँ पे लोग जाकर के वस्त्र वगैरह बदल सकते थे। ये जो स्नानागार है इसकी विशेषता ये है कि इसमें चारकोल का प्रयोग किया गया है, जिप्सम जैसे चीज़ों का प्रयोग किया गया है, ताकि पानी रिसाव ना हो। पानी को इसमें से निकालने की भी व्यवस्था है, पानी को भरने की भी व्यवस्था, ताकि पानी सड़े ना, यानी कि जब काम पूरा हो जाता था तब इसको खाली कर दिया जाता था। ये बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से महानगर से विशाल स्नानागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। और ये भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या सबसे बड़ी स्थापत्य क्या थी, तो आपका अन्नागार है। अन्नागार ये इसका आकार काफी बड़ा, ये स्थापत्य में सबसे बड़ा आकार जो है वो अन्नागार का है, ये मिला है यहाँ से। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से भी महत्वपूर्ण, हालांकि यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन आज हम केवल और केवल स्थापत्य को ही ध्यान दे रहे हैं, इसमें बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ से कांसे की नर्तकी भी मिली है, सबसे ज्यादा संख्या में मुहरे भी मिले हुए हैं, ऐसा सिक्का मिला है जिसमें योगी की प्रतिमा बनी है, 4 तरफ अलग अलग जानवर बैठे हुए, वो भी क्वेश्चन बनता है। ऐसे अनगिनत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो नेक्स्ट सत्र में अगर मैं लूँगी तो फिर वो बहुत विस्तार से बताऊँगी। दूसरा जो है आपका साथ में आपने देखा यहाँ पे नगर है या जो शहर है वो कितने भागों में बटे हैं? मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं मोस्टली वो कितने भागों में बटे हैं? 4 तो नहीं है बेटे, कहीं भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है,
तो बताएंगे ये नगर कितने भागों में बटे हुए हैं मोस्टली? हाँ भैया, 2 भागों में बटे हैं। एक है पूर्वी टीला और एक है पश्चिमी। जो पश्चिमी टीला है ये छोटा है, ऊंचाई पर है। जो पूर्वी टीला है ये बड़ा है और ये थोड़े निचले स्थान पे है। जो पश्चिमी टीला है इसे दुर्गीकृत किया गया, यानी कि बाउंड्री से घेरा गया। जो पूर्वी टीला है ये दुर्गीकृत नहीं है। और जो पश्चिमी टीला इसमें बड़े संभ्रांत लोग रहते हैं और जो आपका पूर्वी टीला है इसमें थोड़े निम्न तबके के लोग रहा करते थे। तो ऐसे ही आपके जितने भी नगर हैं ज्यादातर, मोस्टली, सभी नहीं, मोस्टली कितने भागों में बटे हैं? 2, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी की विशेषता पूछी गई है, याद रखें, छोटे आकार का है, ऊंचाई पे है और ये घेरा गया है, बाउंड्री से गेट लगा है। इसमें बड़े बड़े अमीर वर्ग रहा करते थे। जो पूर्वी टीला है ये आकार में बड़ा है, जनसंख्या यहाँ ज्यादा है, लेकिन वो निम्न तबके के लोग हैं, यानी कि थोड़े जो इकोनॉमिक और सामाजिक रूप से निम्न तबके के लोग हैं वो इसमें रहते थे। तो ज्यादातर कितने भागों में बटे हैं? 2। आपका इसके बाद जो दूसरा महानगर है वो है कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा में भी ऐसे अन्नागार, स्नानागार मिले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से ताबूत भी मिला है, जो पूछा गया है कि ताबूत कहाँ मिला है, 837, तो ये आपके हड़प्पा से ही मिला है। साथ ही ये लोग यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन आज हम स्थापत्य पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा आपका कौन सा जगह है? एक लोथल है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोथल को कैसा नगर यहाँ कहा गया है? बंदरगाह नगर है। यहाँ जो बंदरगाह है वो 200 मीटर लंबा है, यानी कि काफी बड़ी आकृति है, जिसे गोलीवाड़ा भी कहा जाता है, डॉक यार्ड भी कहा जाता है, बंदरगाह भी कहा जाता है, पत्तन भी कहा जाता है, कई नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा पत्तन नगर है या बंदरगाह नगर है, जहाँ से दूसरे देशों को आयात निर्यात किया जाता था सामानों का। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज मिली है वो मिला है मनका बनाने का कारखाना। मनका मतलब होता है जो गुड़िया होती है, माला जिससे हम बनाते हैं, उसी को कहा जाता है मनका। और एक क्वेश्चन कई बार आया है कि मनका बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो ये कारखाना आपके लोथल से भी मिला है, प्लस चिन्हुद्रो से भी मिला है। याद रखेंगे, चामुद्रो हो या चिन्हुद्रो हो, लोथल, ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ से बड़े पैमाने पे मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण एक चीज यहाँ से है। दूसरा, यहाँ पे कपड़े रखने के लिए कुंड भी बनाया गया था। और यहाँ से तो और बहुत अनगिनत चीजें मिली, जैसे मम्मी का साक्ष्य भी मिला है, नाव के आकृति के मतलब कुछ सिक्के और चीजें मिली हैं। साथ ही यहाँ से हाथी दांत का स्केल, ऐसे बहुत अनगिनत चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 युगल समाधान, मतलब मृत्यु के बाद पति पत्नी को एक साथ दफनाए जाने का 3 जगह से साक्ष्य मिला है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये अपने आप में क्या है? बंदरगाह नगर है, तो निश्चित ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज बनाए गए हैं, जैसे सामानों को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। सामानों को स्टोर करके तभी निर्यात किया जाता है। सामान जो आयात किया जाता है उसे भी स्टोर करने के लिए जगह बनाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भवनों का निर्माण किया गया है, जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है, निर्यात करने के पहले भी और आयात करने के बाद भी। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? लोथल में बड़े पैमाने पे मिलेगा। तो यही लोथल में स्थापत्य कला के बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हुई है। इसके बाद बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कौन से राज्य में है? गुजरात में ना बेटे, राजस्थान। कई बार आया है। एकमात्र स्थल जो राजस्थान में मिला है कालीबंगा, कौन से नदी के किनारे है? ऐसे ही बता सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घग्गर नदी के किनारे। घग्गर? हाँ, घग्गर। तो ये जो कालीबंगा है, यहाँ से जो मिली विशेषता है वो है कि यहाँ का जो नगर है, ये आपने देखा ना 2 भागों में बटा है, जिसमें केवल और केवल पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत है। यहाँ पे जो नगर है ये 2 भागों में बटा है। और क्या विशेषता है बता सकते हैं? इसमें पूर्वी और पश्चिमी में उच्च वर्ग के रहते थे और पूर्वी वाले निम्न वर्ग के। ये विशेषता तो बताया बेटे, लेकिन मैंने कहा कि जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो नगर मिला वो 2 भागों में मिला, और पश्चिमी जो भाग है उसको दुर्गीकृत किया गया, यानी कि बाउंड्री से घेरा गया है, लेकिन पूर्वी नहीं है। तो कालीबंगा की क्या विशेषता है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है? यहाँ 2 भागों में तो बटा है, विशेषता बताएंगे? दोनों दुर्गीकृत, ये बात सही है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दोनों दुर्गीकृत कौन से नगर की मतलब जो है विशेषता है, तो ये कहाँ की है? कालीबंगा की। तो ये दोनों दुर्गीकृत है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से फर्श को अलंकृत करने का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
फर्श को अलंकृत मतलब उस पर डिजाइनिंग करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। और भी यहाँ पे बहुत सारे जैसे शल्य चिकित्सा का साक्ष्य, अंतरा फसलीकरण, जो बेलनाकार मुहर है जो कि मेसोपोटामिया की, वो भी मिले हैं। लेकिन स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से यहाँ के जो नगर हैं वो दो भागों में बटे हैं और दोनों ही दुर्गीकृत है और यहाँ पे फर्श के अलंकरण का साक्ष्य मिला है। बाकी जो फैक्ट हैं वो आपको हिस्ट्री में बताएंगे, ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है आपका चिन्ह मुद्रो या चांद मुद्रो भी कहते हैं। उसकी विशेषता बता सकते हैं? चांद मुद्रो या चिन्ह मुद्रो की विशेषता जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। वो भाग बताएं, वो जो आपका है वो दो भागों में तो बटा है। विशेषता क्या है इसकी? क्या विशेषता है इसकी? दोनों ही दुर्गीकृत नहीं है, ना इसमें दुर्ग है और ना ही इसमें दुर्ग है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक ये पूछा जाएगा कि कौन सा भाग मोस्टली दुर्गीकृत होता था? तो पश्चिमी भाग। कौन सा ऐसा नगर है जिसमें दो भागों में बटा है, दोनों दुर्गीकृत है? कालीबंगा। कौन सा ऐसा नगर है जहाँ दो भागों में बटा है लेकिन एक में भी दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया है? तो आपका कौन सा हो गया? हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा जो था आपका लोथल, इसे ये दो भागों में तो बटा है लेकिन दोनों को एक ही बाउंड्री में किया गया है। ये इसकी चौथी विशेषता है। ये कुछ अपवाद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मोस्टली हमें पता होता है कि दो भागों में बटे हैं, पश्चिमी टीला छोटा है, ऊंचाई पर है, दुर्गीकृत है, बड़े लोग रहते थे, और पूर्वी टीला ऊंचाई पे है, ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे और दुर्गीकृत नहीं था। लेकिन ये जो अपवाद है कि एक ही बाउंड्री में है, दोनों दुर्गीकृत है, एक भी दुर्गीकृत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मन का बनाने का क्या था ना, लोथल से, और कहाँ से बताया मैंने? चिन्ह मुद्रों से। साथ ही चिन्ह मुद्रों में ईंट बनाने का भट्ठा भी था। आपने पढ़ा होगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पदचिन्ह ईंटों पर कहाँ से मिले हैं? नहीं बेटे, चिन्ह मुद्रों से मिला है। चिन्ह मुद्रों से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों का पदचिन्ह, यानी कि जैसे ईंट बना के जब वो गीली अवस्था में रहता है तो उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उस पर कोई भी जानवर अगर चलेगा तो उसके पैरों के चिन्ह आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बना है, ये कहाँ से मिला है? आपके चिन्ह मुद्रों से मिला। और समाधान अंतर समझते हैं? मतलब मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, जिसमें अंत्येष्टि कहते हैं। ये भी यहाँ पे 3 प्रकार से किया जाता था। एक तो जो पूर्ण समाधान होता है, यानी कि बॉडी को पूरी तरह से मिट्टी में दफना देना। दूसरा दाह संस्कार, जो कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह के संस्कार को अपनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मोस्टली लोग दाह संस्कार करते हैं, इस्लाम में और ईसाई धर्म में और कुछ और भी हैं जहाँ पे पूर्ण समाधान किया जाता है। एक होता है आंशिक समाधान, जो पारसी धर्म में इसका उपयोग किया जाता है और ये सबसे अच्छा माना जाता है प्राकृतिक दृष्टिकोण से। इसका मतलब समझ लें, आंशिक समाधान आप लोग बता सकते हैं क्या है? सब को छोड़ देते हैं वहाँ पे जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, मांस खाने वाले बच्चे। हाँ बिल्कुल, आपने एक मैंने पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि सफाई कर्मी जो होते हैं वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको साफ करना है, जिसमें सबसे बढ़िया काम गिद्ध का हुआ करता था, जो वर्तमान में विलुप्त हो रहे हैं। कौन से ड्रग्स के कारण? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कौन से ड्रग्स के कारण गिद्धों की किडनियां फेल हो जाती हैं और वो विलुप्त हो रहे हैं? हाँ सही है एकदम। तो ये आंशिक समाधान होता है कि खुले में छोड़ देना, फिर जब वो उसकी मतलब पार्ट्स को खा लेते हैं जानवर, तो जो बचता है उसको मिट्टी में दफन कर देना। इससे हम मिट्टी का, जैसे ज़मीन भी हमारा लैंड भी वेस्ट नहीं जाता, और फिर जलाने से इन्वायरमेंट जो प्रदूषित होता है उससे भी हम बच जाते हैं, और एक तरह से उसका भी उपयोग हो जाता है। तो इस तरह के यहाँ पे समाधान भी होते थे। लोथल में 3 समाधान युगल मिले हैं, ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। एक युगल समाधान आपके कालीबंगा में मिला है, और एक ऐसा समाधान मिला है जो ताबूत में रख के बॉडी को दफनाया गया है, वो हड़प्पा से मिला है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। तो ये बात हो रही थी हड़प्पा सभ्यता में स्थापत्य कला का शुरुआत हो गया था, और यहाँ की जो स्थापत्य है वो काफ़ी बेहतरीन है, शानदार है। यहाँ पे कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पत्थर का उपयोग भी किया गया है। जैसे क्वेश्चन आया है कि पत्थर से बाउंड्री को बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपके धौलावीरा से मिला है, पत्थर से बाउंड्री बनाया गया है। साथ ही जो खगोल
विद्या का अध्ययन करने के लिए जो प्लेसेस बनाए जाते हैं ना, जैसे जंतर मंतर जिसे कहा जाता है, ये आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, सॉरी मेडुअल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जंतर मंतर का उपयोग जो निर्माण जयसिंह ने करवाया था 5 जगहों पे, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो इस तरह की चीज़ें भी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। और कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला है। ये क्वेश्चन में आया है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। और नक्षत्र विद्या के ज्ञान के लिए जो जंतर मंतर बना होता वो भी कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। उच्च जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी व्यवस्था धौलावीरा में ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप सभी ने पढ़ा होगा वैदिक काल के बारे में, जहाँ आपने पढ़ा कि वो फिर से वापस ग्रामीण सभ्यता में आ गए थे। और वैदिक काल में तो आर्यों का जो जीवन था वो अस्थायी नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे चारागाह की तलाश में। और पानी के मतलब जगह, जैसे जो कि आपने पढ़ा कि वो ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। पशुपालन करेंगे तो उन्हें चारागाह चाहिए होगा और उनको पीने के लिए पानी, या जो थोड़ा जल्दी में उत्पादन हो जाए जैसे जौ वगैरह का, ऐसा लैंड, तो उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो अस्थायी जीवन नहीं था, तो स्थापत्य कला भी नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल से फिर से भवन बनना शुरू हुआ, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये अच्छे से फिर देखने को मिलता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपने देखा होगा एक धर्म का विकास हुआ, 2 धर्मों का। एक था आपका बौद्ध और दूसरा था आपका जैन। तो ये जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो इस धर्म से जुड़े हुए कुछ स्थापत्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मौर्य काल से पहले बौद्ध कला के तहत कौन कौन सी स्थापत्य कला की मतलब डेवलपमेंट के बारे में आपको पता है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बौद्ध कालीन स्थापत्य में आती है? काफ़ी आसान है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। एक स्तूप हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। और गुफाएं, सीधे बोले बेटे गुफाएं, बाकी हो, अजंता हो, एलोरा हो, चैत्य हो जाएंगे, और बिहार हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके बौद्धकालीन स्थापत्य के उदाहरण माने जाते हैं। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, स्थापत्य कला। ये जो फैक्ट मैंने बताया है इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी मैंने बताया है कि कौन सा नगर 2 भागों में बटा था, दोनों दुर्गित था, कौन सा नहीं दुर्गित था, पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की विशेषता क्या है, या कहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, कहाँ से अन्नागार मिला है, कहाँ से बहुत बड़े आकार का मोतीबाड़ा मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। ईंट भट्ठे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मलका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये छोटे एग्जाम में भी मिलेंगे और बड़े एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हम शुरू कर रहे हैं मौर्य काल से पहले, यानी कि बुद्ध काल के या बौद्ध काल के जो महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताएं, आगे बढ़ें। अगर कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ ये हो गया है, समझ में आ गया? कहीं कोई समस्या किसी को नहीं? तो हेडिंग कर लीजिएगा मौर्यकालीन स्थापत्य, मौर्यकालीन स्थापत्य। मौर्यकालीन स्थापत्य इसमें नोट कीजिएगा, हेडिंग कीजिएगा अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ। इन स्तंभों के बारे में क्या कोई बात आपको पता है? अशोक ने स्तंभ क्यों लगवाए थे, क्या क्या विशेषता है इनकी? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से राजा हैं जिन्होंने अपने आदेशों को, अपनी बातों को शिलाओं पर लिखवाया था या अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। तो कौन से राजा हैं? अशोक। यानी कि उन्होंने जो भी स्तंभ मतलब कहीं भी लगवाए हैं उसमें मोस्टली उनके आदेश, ज़्यादातर उनके आदेशों को खुदवाया गया। क्योंकि पत्थर है तो उस पर लिख तो सकते हैं, इस पर
खोदा जाता है। तो ये जो खुदवाए गए हैं ये आदेश हैं अशोक के। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा स्तंभ कहाँ से मिला है और किस स्तंभ की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता की जो अशोककालीन स्तंभ है वो एकास्म है। एकास्म का मतलब समझते हैं? एक पत्थर, अस्म मतलब पत्थर, यानी कि जो एक पत्थर को ही काट करके बनाया गया उसे कहते हैं एकास्म। और अशोक के समकालीन जो और भी समय कॉन्टेक्ट में थे, जैसे ईरानी जो कला की विशेषता है, वहाँ के जो स्तंभ हैं उनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि उनके जो स्तंभ हैं वो कई टुकड़ों में हैं और फिर उन टुकड़ों को जोड़ा गया है। लेकिन अशोक का जो है वो एक पत्थर को ही काट करके एक स्तंभ बनाया गया। तो ये विशेषता है कि उनके स्तंभ टुकड़ों में जोड़े हुए हैं और जो अशोक का है वो एक ही पत्थर का बना है। दूसरा विशेषता याद रखिएगा, जो अशोक का स्तंभ है ये स्वतंत्र यानी कि खुले स्थानों पे लगाए गए हैं, लेकिन जो ईरानी स्तंभ है वो भवनों के अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरी विशेषता, अशोक के जो स्तंभ हैं वो बिना किसी आधार, बिना किसी चबूतरे के ही जमीन पर टिकाए गए हैं, लेकिन जो ईरानी स्तंभ हैं उनके नीचे चबूतरे बनाए गए, वो चबूतरों के सपोर्ट से खड़े हैं। ये भी विशेषता है। और नेक्स्ट जो विशेषता है वो जो अशोक के स्तंभ हैं उनके शीर्ष पे किसी न किसी पशु की आकृति बनी हुई है, लेकिन जो ईरानी स्तंभ है उस पे किसी भी पशु की आकृति नहीं बनी हुई है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अगर ये कूट की सहायता से पूछ ले जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लाइन नोट कर लीजिएगा। अशोक के स्तंभ में, अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर से निर्मित है। अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर से निर्मित है। चुनार एक प्लेस है जहाँ से बड़े पैमाने पे चूने पत्थर और लाल बलुआ पत्थर के उत्पादन किए जाते हैं। अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर से निर्मित है। यह एकास्म पत्थर से ही निर्मित है। एकास्म पत्थर से ही निर्मित है। इस स्तंभ के 2 भाग हैं। इस स्तंभ के 2 भाग हैं। इस स्तंभ के 2 भाग हैं। प्रथम भाग है यष्टि। प्रथम भाग है यष्टि, जिसको इंग्लिश में पिलर कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में पिलर कह सकते हैं। यष्टि प्रथम भाग है यष्टि, ब्रैकेट में पिलर। और दूसरा भाग है लाट। दूसरा भाग है लाट। लाट जो होता है ये शीर्ष होता है। दूसरा भाग है लाट, ब्रैकेट में शीर्ष या हेड कह सकते हैं। यष्टि के अंत में या पिलर के अंत में अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल। अवांगमुखी का मतलब होता है उल्टा। हाँ, जो लोटस की पंक्तियां ऊपर की तरफ होती है यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उसको पलट देंगे तो उसी को अवांगमुखी कमल कहते हैं। अवांगमुखी कमल है जिसके ऊपर एक चौकी निर्मित है। जिसके ऊपर एक चौकी निर्मित है। चौकी के ऊपर पशु आकृतियां बनाई जाती थी। चौकी के ऊपर पशु आकृतियां बनाई जाती थी। सामान्यतः पशुओं के रूप में हाथी, घोड़ा, सामान्यतः पशुओं के रूप में हाथी, घोड़ा, शेर, हाथी, घोड़ा, शेर एवं सांड का प्रतिनिधित्व मिलता है। एवं सांड का प्रतिनिधित्व मिलता है। हाथी, घोड़ा, शेर एवं सांड का प्रतिनिधित्व
मिलता है। अब हेडिंग कीजिएगा राष्ट्रीय चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह बता सकते हैं ये राष्ट्रीय चिन्ह को, मतलब जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने अपनाया है, ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से ही हमने राष्ट्रीय चिन्ह को लिया। सारनाथ में इस स्तंभ को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया। ये क्वेश्चन भी आया है। इस स्तंभ पर कोई ऐसा शब्द लिखा है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते इसी स्तंभ पे लिखा हुआ है जिसे लिया गया कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस प्रतीक में कौन कौन से जानवर हैं या कौन सा जानवर नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस प्रतीक में कौन से जानवर हैं या इसमें कौन सा जानवर नहीं है करके क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग जानवर दे दिए जाते हैं। तो ये भी कंफर्म होना चाहिए। एक तो कहाँ से लिया गया, किसने बनवाया है, कौन सा शब्द का उत्कीर्ण है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कौन सा जानवर है कौन सा नहीं है, साथ ही ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को हमने कब अपनाया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बता सकते हैं इसमें कौन कौन से जानवर हैं? एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ सांड है, और उनसे चार शेर है, 4 मुख वाले, और बीच में चक्र है। हाँ बिल्कुल सही है। और कुछ है? हाथी लेकिन दिखाई नहीं। देखिए 4 जानवर हैं। घोड़ा है, हाथी है, सांड है और शेर है। ये 4 जानवर हैं। अब वहाँ पे आपको गैंडा ऑप्शन में कर सकता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में गैंडा भैंसा भी मिले हैं प्रतीक सिक्के पे, तो कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी जानवर है ना वो आपके उपयोगी, जैसे सांड आपका राष्ट्रीय विरासत पशु है, जो आप हाथी विरासत पशु है, जो आपका सांड है और उसका जो सबसे ज़्यादा खेत में उपयोग किया जाता है बैल के रूप में, वृषभ उसे अच्छे से या कहिए कि बढ़िया से सबसे मेहनती खेतों में काम करने वाला अगर उसका सुखरूप वृषभ उपयोग किया जाता था। इसके अलावा शेर पहले आपका राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, फिलहाल अभी नहीं है, क्या है अभी? बाघ हो गया है। और इसके अलावा कौन सा है एक और? घोड़ा हमेशा से ही सबसे तेज तर्रार, फुर्तीला और राजाओं का पसंदीदा जानवर माना जाता है। यानी इस पे जो भी पशु हैं वो बहुत ही फेमस पशु कह सकते हैं, या जो शुरू से ही इतिहास में हाथी भी युद्ध में उपयोग में लाया जाता था, घोड़ा भी उपयोग में लाया जाता था, शेर तो वीरता का प्रतीक हुआ ही करता था, और वृषभ मेहनत का हुआ करता था। तो ये 4 जानवर हैं। इनके अलावा अगर भैंसा आ जाए, गैंडा आ जाए या कुछ भी आ जाए वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब भी क्वेश्चन बनेगा ये 4 पशुओं का नाम याद रखिएगा। यही 4 पशु है। शेर की संख्या यहाँ 4 है और सब एक दूसरे से पीठ टिकाए हुए हैं, जिसमें से एक शेर का फेस इसलिए नहीं दिखता, जो पीछे हो जाता है उसका फेस नहीं दिखता है, और बीच में चक्र है जिसे क्या माना जाता है? चक्र ऐसे चलता रहता है, मतलब चलिए तो ये नोट करवा दूं या याद रहेगा? ये फैक्ट याद रहेंगे सभी को, कोई दिक्कत नहीं है तो रहने देते हैं ना। कहाँ से लिया गया एक बार फिर से, कहाँ से लिया गया है? किसने बनवाया? कितने जानवर हैं? कौन कौन से? हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कब अपनाया भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950, जिस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी दिन आपका राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था, मत भूलिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट यहाँ से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में अंतर नोट करवा दूं? करवा दीजिए। ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा। एक तरफ अशोक के स्तंभ, दूसरी तरफ अखामनी, ईरानी, फारसी अखमनी भी कह सकते हैं। एक तरफ लिखिएगा अशोक के स्तंभ और दूसरी तरफ लिखिएगा अखमनी, कहेंगे अखामनी भी मिलेगा। अखमनी साम्राज्य भी इसी को कहते हैं, इसी को ईरानी भी कहते हैं और इसी को फारसी भी कहते हैं।
लीजिएगा ईरानी फारसी ब्रैकेट बंद साम्राज्य के स्तंभ। आखा बनी कहिए, ईरानी कहिए, फारसी कहिए, एक ही बात है कि साम्राज्य के स्तंभ। इनमें हमें डिफरेंसेस जानना है। तो पहला अशोक भी लिखिएगा, पहला पॉइंट अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से, अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर को या से तराश कर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दूसरे तरफ लिखिएगा ईरानी स्तंभों को कई टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। ईरानी स्तंभों को कई टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। कई टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अशोक के स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं। स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं। जबकि नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट साइड ईरानी स्तंभ शासकीय भवनों में लगाए गए हैं। जबकि ईरानी स्तंभ शासकीय भवनों में लगाए गए हैं। शासकीय भवनों में लगाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। पशुओं की आकृतियां हैं। ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी ही है। ईरानी स्तंभों की चौड़ाई ऊपर से या नीचे से ऊपर तक एक जैसी ही है। नीचे से ऊपर तक एक जैसी ही है। नेक्स्ट पॉइंट अशोक के स्तंभ फास्ट तो नहीं हो रहा? हो रहा है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के, अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के, अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के जमीन पर या भूमि पर टिकाए गए हैं। ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। नेक्स्ट अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष, लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक, पशु मूर्तियों का एक विशेष
प्रतीकात्मक अर्थ है जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय संदर्भ में ही संभव है। समुचित व्याख्या भारतीय संदर्भ में ही संभव है। ईरानी स्तंभ शीर्ष में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है। ईरानी स्तंभ शीर्ष में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है। ईरानी स्तंभ के शीर्ष में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है। आप हेडिंग कीजिएगा स्तूप। ये समझ में आ गया। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि इनके जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन जो ईरानी है वो कई टुकड़ों में जोड़ को जोड़ करके ये बनाया गया है। इसके अलावा इनके क्या है, लास्ट में इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो पिलर है और दूसरा शीर्ष है। शीर्ष के ऊपर अवंग मुखी कमल है जिसके ऊपर कोई ना कोई पशु बनाया गया है जो किसी न किसी प्रतीक का वर्णन करता है। लेकिन जो ईरानी है इसमें मानव की आकृति बनाई गई है। ये जो इनके अशोक के हैं ये ऊपर पतले होते गए हैं और नीचे चौड़े, इसीलिए ये बिना आधार के भी टिके हुए हैं, जबकि ईरानी जो है वो पूरा ऊपर से नीचे तक समान चौड़ाई के, इसलिए इनको चबूतरे की आवश्यकता पड़ती है। ये खुले में है अशोक के, और जो ईरानी है वो भवनों के अंदर बनाए गए हैं और वो राजाओं के वैभव को या उनके चित्रों को उकेरे गए उसपे। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इस पे जो कलर किया गया है उसकी चमक आज भी देखने को मिलता है। इतना बढ़िया कलर करवाया है अशोक ने उस समय, जो भी इसमें ओक मतलब था पेंट का उपयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे स्तूप। तो ये स्तंभ समझ में आ गए। इस पे कोई ना कोई तथ्य, फैक्ट या आदेश अशोक के लिखे गए हैं जो कि जनता को संबोधित किया गया है। अब बात करेंगे स्तूप की। स्तूप क्या होता है? स्तूप किसे कहते हैं? पूजा स्थल है बेटे, बताएं क्या है बेटे? निर्वाण स्थल। ये एक तरीके से ना स्मारक है। स्मारक जो क्या कह सकते हैं उनको, ये भी स्मारक भी कई प्रकार के, मतलब स्तूप भी कई प्रकार के हैं। यहाँ पे पूजा नहीं होता है और यहाँ एक तरह से उसको क्या शब्द लें जिसके लिए उपयोग किए, अभी मुझे याद है ना, मैं अभी समाधि टाइप का। हाँ, समाधि स्थल टाइप का तरीके से, या इससे आप कह सकते हैं ऐसा स्मारक जो किसी न किसी या तो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के शरीर या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को रख के बनाया गया है, या उन्हीं के जो भिक्षु जो मतलब आगे आते हैं और एक लीडर के रूप में काम करते हैं, महत्वपूर्ण जो उनके शिष्य रहे हैं उनके अवशेषों को रख के बनाया गया। तो एक प्रतीकात्मक, आज बेटी, एक प्रतीकात्मक ये बनाया गया जगह है, प्लेस है, जिसको लोग प्रतीक के रूप में याद रखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं तो वो महात्मा बुद्ध का प्रतीक हो गया एक तरह से। तो स्तूप कैसा होता है, आकार बता सकते हैं और इसके भाग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्तूप कैसा होता है? हाँ बेटे, कोई इनको क्या होता है? गोलाकार रंग होता है। गोलाकार होता है, मैम चारों तरफ उसके बाउंड्री होती है बाउंड्री होती और है। मैम आगे तोरण द्वार होता है उसके, उस पर मैम विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियाँ बनी रहती हैं। आपकी विशेषता, ये क्वेश्चन बने हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो IAS में यहाँ से क्वेश्चन आए, एमसीएस में भी आया है और छोटी एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। परिक्रमा पथ भी रहता है। हाँ, परिक्रमा पथ रहता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और ऊपर जो रहता है वो ऊपर भी रहता है, मंजूषा, हाथ मंजूषा। धातु मंजूषा नीचे रहता है बेटे, ऊपर हर्मिका रहता है, हर्मिका के ऊपर छत्र रहता है। तो उल्टे कटोरे के आकार की आकृति होती है स्तूप। समझ में आया? अगर कोई पूछे स्तूप कैसा होता है तो उल्टे कटोरे के आकार की आकृति होती है स्तूप की। यानी कटोरा देखा आप लोगों ने, अगर इसको ऐसे उलट देंगे तो ऐसे हो जाता है, ठीक ना? देखा होगा आप लोगों ने
मैम बीच में ना खोखला रहता है जो बनता है ये इसमें। खोखला रहता है। अरे कटोरे की बात नहीं कर रहे हैं मैम, उसकी कटोरा भी खोखला रहता है और स्टूल भी खोखला रहता है, ठीक ना? खोखला नहीं रहेगा तो उसमें खाना कैसे खाएं? कैसे जाएंगे मैम उसमें? कैसे जाएं? तो उसका मतलब वही तो मैम, अगर खोखला रहेगा आपने सही। तो ये बात हो रही कि उल्टे कटोरे की आकार की संरचना है ये, और इस आकार को, इस संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंड। ये जो उल्टे कटोरे के आकार की संरचना, इसको कहते हैं अंड। और ये जो ऊपर मैंने बनाई ये क्या है? इसको कहते हैं हर्मिका। इसके ऊपर जो होता है वो होता है छत्र। इसके बाद ये तो हो गया आपका स्तूप। स्तूप के चारों तरफ बाउंड्री भी होती है, यानी ये नहीं तोरण द्वार को कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वेदिका। वेदिका कह सकते हैं, रेलिंग कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं, चार दीवारी कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में इसको मोस्टली क्या कहते हैं? वेदिका। जो बाउंड्री होती है उसको वेदिका। इसमें एक द्वार भी हो सकता है, चारों तरफ भी द्वार हो सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। 4 द्वार भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जितना भी। तो ये हो गया आपका वेदिका। इस 4 दीवार के अंदर परिक्रमा पथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, यानी स्तूप के चारों तरफ जो इससे परिक्रमा करते हैं, इस परिक्रमा पथ को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पे जो गेट लगा होता है उसको क्या कहते हैं? जहाँ से प्रवेश करते हैं इसको कहते हैं तोरण। कहीं कहीं तोरण द्वार भी रहता है। कभी कभी स्तूप में ऊपर जाकर के भी घूमने के लिए रेलिंग बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेरी। स्तूप के अंदर एक बॉक्स होता है जिसमें अगर किसी महापुरुष की अस्थियां या शरीर का कोई अवशेष, दांत भी हो सकता, बाल भी हो सकता, नाखून भी हो सकता, अस्थि भी हो सकती, उसे रख के बनाते हैं, तो ये बॉक्स नहीं रखेंगे, तो इसे को क्या कहते हैं? मंजूषा। या ये धातु का होता है, इसलिए इसे धातु मंजूषा भी कहा जाता है। धातु मंजूषा। ये क्वेश्चन आया है कि धातु मंजूषा क्या है? तो वो धातु का बॉक्स या बक्सा जिसमें जिस भी महापुरुष के याद में बनाया जाता है, उसके या तो शरीर के अवशेष होंगे या उसके द्वारा उपयोग में लाई गई कोई वस्तु होगी, उसी को कहा जाता है धातु मंजूषा, जो कि स्तूप के अंदर होता है। लेकिन अगर पूछे कि स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा है, तो क्या होगा? अंदर का हर्मिका। इसमें भी अवशेष रखे जाते हैं, तो सबसे पवित्र भाग कौन सा है? हर्मिका। ये क्वेश्चन आया है, स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है? हर्मिका। और जिसमें अवशेष रख के अंदर रख के बनाया जाता है वो होता है धातु मंजूषा। जिससे घूमते हैं वो है प्रदक्षिणा पथ, जो बाउंड्री बनाते हैं वो है वेदिका, जिससे एंट्री करते हैं उसको तोरण या तोरण द्वार कहते हैं। ये है आपका छत्र और ये इसको कहते हैं अंड। तो ये तो हो गया आपका स्तूप और स्तूप के भाग। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं बताएं? टाइप्स ऑफ स्तूप बताएं। प्रकार, स्तूप के प्रकार, कितने प्रकार के स्तूप होते हैं बता सकते? किसी को भी पता हो तो बता सकता। आपने आई थिंक हिस्ट्री में हो सकता है थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो। पता है किसी भी बच्चे को स्तूप के प्रकार? हाँ बेटी, नहीं याद है, नहीं पढ़े हैं कोई? ममता नहीं पढ़ा बेटी? वो संकल्पित हो गया। और कितने प्रकार के हैं? 3 या 4 है? 3 है या 4? 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। एक होता है शारीरिक, एक होता है आपका शारीरिक स्तूप। शारीरिक का मतलब क्या होता है?
के लिए स्तूप बना होता है, उस पुरुष के शरीर का चाहे नाखून, बाल, अस्थि कुछ भी इसमें रखा जाता है और रख के जब बनाया जाता है तो ऐसे स्तूपों को क्या कहते हैं? शारीरिक। जैसे आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध को जब परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो कौन से गणराज्य या कौन से महाजनपद में? मल्ल महाजनपद, उसकी 2 राजधानियां थी ना, कौन कौन सी? कुशीनारा या कुशीनगर और चलिए भूल गए आप लोग। एक और भी महापुरुष है जिन्हें मल्ल गणराज्य में ही परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो कौन थे? महावीर स्वामी। कहाँ पे? महावीर स्वामी को परिनिर्वाण कहाँ मिला था? मल्ल गणराज्य के कौन से नगर में, कौन से स्थान पे? भूल गए? ये सब तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है जो छोटे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। नहीं याद है? किसी को नहीं याद? एक और कीजिए, अगर याद आए तो बताएं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। एक हो गया शारीरिक, दूसरा पारिभौतिक, पारिभौतिक स्तूप किसे कहेंगे? पारिभौतिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जिस भी महापुरुष के याद में वो बनाया जाता है, उनके द्वारा जो उपयोग में लाई गई वस्तुएं होती हैं, जब उसको रख करके स्तूप बनाया जाता है तब उसे पारिभौतिक कहते हैं। अब आप सभी को बताएं कि बौद्ध भिक्षु 5 व्रत का पालन करते थे ना, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा। तो अपरिग्रह का मतलब समझते हैं ना, और अस्तेय का मतलब, और अनावश्यक संसाधनों का आप इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी उनके पास सिवाय उनके कमंडल, चरण पालिका और जिस पर बैठ के प्रवचन देते थे, जो भी वो सिंहासन वगैरह होता था, इन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं होते थे। भी तो आपने सुना होगा ना, हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, तो कोई वस्त्र पहनते थे, कोई नहीं पहनते थे। तो भिक्षा पात्र, खड़ाऊ या इस तरह की जो चीज़ें उनके उपयोग में लाई जाती थी, उसको रख करके जब बनाया जाता था स्तूप, तब वो कैसा स्तूप हो गया? पारिभौतिक। याद रहेगा, नोट नहीं करवाना है, समझ में आ रहा है सभी को? तीसरा जो है वो है उद्देशिका। उद्देशिका स्तूप। और चौथा है संकल्पित। स्तूप। उद्देशिका क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, इन स्थानों को हाईलाइट करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं बहुत सारे स्तूप। जैसे जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध को? लुम्बिनी। पहली बार ज्ञान कहाँ मिली उन्हें? ज्ञान की प्राप्ति गया, बोध गया, जो भी कहिए, बिहार। पहला प्रवचन सारनाथ और निर्माण प्राप्ति श्रीनगर। ये 4 प्लेस उनके जीवन से जुड़े हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इन चारों प्लेसेस में जो स्तूप बनवाए गए हैं वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? जो उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्लेस हैं, वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो है उद्देशिका से जुड़े हुए हैं। और संकल्पित, इसको पूजार्थक भी कह सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे राजा महाराजा, व्यापारी, इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वही क्या करते हैं? मंदिर वगैरह का निर्माण करते हैं, दान करते हैं। और ये ज़्यादातर किस लिए करते हैं? या तो कोई मनोकामना पूर्ण होने की उसमें, या ऐसे ही किसी उनका कोई काम हो जाता उस खुशी में, या लोग पूजा करें इस उद्देश्य से, अपना नाम भी करने के लिए लोग क्या करते हैं? इस तरह की चीज़ें बनवा देते हैं। तो इस तरह से अगर कोई मतलब बनवाता है कोई व्यक्ति पूजा को करने को ध्यान में रख करके या अपनी उद्देश्य की पूर्ति के उपलक्ष्य में, तो ऐसे स्तूपों
संकल्पित। तो ये आपके 4 प्रकार के स्तूप हो गए। उम्मीद है याद रहेगा। एक में शारीरिक अवशेष होंगे, दूसरे में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं होंगी, तीसरे में उनके जन्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पे जो बनाए गए हैं, और चौथा अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से जो लोग बनवा देते हैं पूजा के उद्देश्य से, या अपने धार्मिक भावनाओं को पूरा करने के लिए, या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद खुशी से, वो सब किस में आ जाएंगे? संकल्प में। तो ये 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो संरचना समझ में आ गई। आपने भी नाम सुना होगा कि महात्मा बुद्ध को जब मल्लगढ़ राज में पद निर्माण प्राप्त हुआ तो उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांट दिया गया था? कितने राजाओं ने उस समय उनके शरीर के अवशेषों को, या जो जलने के बाद जो बचा था उसको, मतलब जो अस्थियां वगैरह बची थी उसको आपस में बांटा था। ये क्वेश्चन भी आता है। और वो राजा ले जा करके उन शरीर के अवशेषों को रख करके अपने यहाँ स्तूप बनवाए थे। तो 8 भागों में बांटा गया था। 8 गणराज्य के जो राजा उस समय इकट्ठा हुए थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध के शरीर के जो अवशेष बचे थे उसको 8 भागों में बांटा था और अपने अपने राज्य में स्तूप बनवाया था। एक राजा जो समय से नहीं पहुंचे थे वो बाद में जो जल गया था, जो राख बचा था अंगार, उसी को ले जाकर के स्तूप बना दिया था, इसलिए उसको अंगारा स्तूप या अंगार स्तूप भी कहते हैं। तो ये 8 राजाओं ने आपस में बांटा था महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को। आपने ये भी सुना होगा कि अशोक ने अपने शासनकाल में आगे चल के इन 8 स्तूपों को तुड़वा दिया था और यहाँ से महात्मा बुद्ध के अवशेषों को निकाला था, और उन अवशेषों से फिर उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन ये क्या है? अतिशयोक्ति लगती है। इसका ना तो हमारे पास कोई पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलता है और ना ही साहित्य में ही इसका कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये लिखा मिला है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। तो ऐसे फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। अशोक के द्वारा बनाए गए एक महत्वपूर्ण स्तूप का नाम बता सकते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है? उन्होंने कई सारे बनवाए, लेकिन मैंने पूछा उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी फेमस स्तूप है ये, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। यहाँ से क्वेश्चन IAS में भी आया है और PCS और अन्य एग्जाम में भी आया है। सांची के जो स्तूप है इसकी विशेषता बता सकते हैं? क्या खासियत है इसकी? IAS में क्वेश्चन आया था कि सांची के स्तूप का जो रेलिंग है, रेलिंग मतलब वेदिका, वेदिका बहुत ज़्यादा अलंकृत और बहुत खूबसूरत है, जबकि भरहुत की जो वेदिका है वो अलंकृत नहीं है। और वहाँ भरहुत और सांची से लेकर के क्वेश्चन उठाया गया था, जो कि वहाँ पे उल्टा करके पूछा गया था और ये गलत हो गया था। तो IAS में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, क्योंकि यहाँ की जो रेलिंग है वो सिंपल है, साधारण है, उसमें कोई भी अलंकरण नहीं किया गया। तोरण द्वार पे अलंकरण देखने को मिलता है। पहले ये लकड़ी का बना हुआ था या ईंट का भी कहीं मिलता है, बाद में इसको पत्थर का करवा दिया गया। और किसने करवाया? ये भी क्वेश्चन आया है। शुंग शासकों ने, अशोक ने बनवाया था, उसको टूटने के बाद उसका मरम्मत करवा के उसको पत्थर का किसने बनवा दिया था? शुंग शासकों ने करवा दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही पूछा जाता है कि यहाँ पे बड़े स्तूप के अलावा और 2 छोटे स्तूप हैं, वो किसके लिए बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं उन्हीं के बहुत ही प्रिय महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों की अस्थियों को रख के बनाया गया है। एक है महामोदगल्लायन और दूसरे हैं सारिपुत्र प्रकट। तो क्वेश्चन आया है कि सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के अलावा उनके किन शिष्यों के शरीर के अवशेष रख के बनाया गया है स्तूप? तो महामोदगल्लायन और सारिपुत्र प्रकट। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। हेडिंग कीजिएगा सांची का स्तूप, हेडिंग कीजिएगा सांची का स्तूप। इसमें नोट कीजिएगा, सांची में 3 स्तूप हैं। ये तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, अशोक ने बनवाया है, ये भी आपको पता है। सांची में 3 स्तूप हैं। ये क्वेश्चन आया, कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप हैं, जिन्हें क्रमशः स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3 कहते हैं। सांची में 3 स्तूप हैं, जिन्हें क्रमशः स्तूप 1, स्तूप 2 और सांची में 3 स्तूप हैं, जिन्हें क्रमशः मतलब लाइन से 1 by 1
स्तूप 1, स्तूप या फर्स्ट भी कह सकते हैं, स्तूप सेकेंड और स्तूप थर्ड कहते हैं। स्तूप फर्स्ट, स्तूप सेकेंड और स्तूप थर्ड कहते हैं। स्तूप फर्स्ट मौर्य काल से संबंधित है। स्तूप फर्स्ट मौर्य काल से संबंधित है, जबकि स्तूप सेकेंड और थर्ड मौर्योत्तर काल के बताए जाते हैं। मौर्योत्तर काल के बताए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्यकालीन स्तूप के तोरण द्वार में लकड़ी का इस्तेमाल। मौर्यकाल के स्तूप में तोरण द्वार में, मौर्यकाल के स्तूप में तोरण द्वार में लकड़ी का इस्तेमाल अन्य में पत्थर का अतः सांची के विविध स्तूप तकनीकी विकास फिर से रिपीट कर रहे हैं। मौर्यकालीन स्तूप के तोरण द्वार में लकड़ी का इस्तेमाल, अन्य में पत्थर का, अतः सांची के विविध स्तूप तकनीकी विकास क्रम को सामने लाते हैं। अतः सांची के विविध स्तूप तकनीकी विकास क्रम को सामने लाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो मौर्य काल में स्तूप बने हैं उसका जो तोरण है यानी कि जो द्वार है वो किसका बना है? लकड़ी का। और आपने अभी पढ़ा कि जो स्तूप फर्स्ट है ये मौर्य काल का है और सेकेंड और थर्ड मौर्यों के बाद का है। इसका मतलब जो मौर्यों के बाद बने वो पत्थर के और जो मौर्य काल में बने वो लकड़ी का। इसका मतलब विकास को दर्शा रहा है ना, और भी ज्यादा मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, सांची के स्तूप की एक अन्य विशेषता है कि सांची के स्तूप की एक अन्य विशेषता है कि हाईलाइट कीजिएगा, IS में ये आया हुआ है। सांची के स्तूप की एक अन्य विशेषता है कि इसकी वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं है। सांची के स्तूप की एक अन्य विशेषता है कि इसकी वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं है। इसकी वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं है। अतः सादगी ही इसकी विशेषता है। अतः सादगी ही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, सांची के स्तूप से जो पेटिका मिली है, सांची के स्तूप से जो पेटिका मतलब बॉक्स, सांची के स्तूप से जो पेटिका मिली है, उस पेटिका में एक सूची है। उस पेटिका में एक सूची है और इसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं। एक सूची है और इसमें उन लोगों का नाम दर्ज है जिन्हें प्रियदर्शी यानी अशोक, जिन्हें प्रियदर्शी ब्रैकेट में अशोक ब्रैकेट 1, जिन्हें प्रियदर्शी ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
स्तूप पेटिका में जो राख और अस्थि अवशेष मिले हैं, स्तूप पेटिका में जो राख और अस्थि अवशेष मिले हैं और अस्थि मतलब हड्डियों के अवशेष मिले हैं, वे सारिपुत्र और महामोद, वे जो अवशेष मिले हैं वे सारिपुत्र है। कहीं ये सारी भी मिलेगा, कहीं नहीं सारी भी मिलेगा। सारिपुत्र दूसरा नाम है सारिपुत्र प्रकरण और दूसरे हैं मोद गल्यायन, कहीं कहीं महामोद मिलेगा। मोद गल्यायन, मोद गल्यायन सारिपुत्र और मोद गल्यायन कहीं भी मिलेगा। महामोद गल्यायन उससे दिक्कत नहीं है। देखिए बुद्ध के शिष्य, ये बुद्ध के प्रिय शिष्यों में थे। बुद्ध के शिष्य ब्रैकेट बंद के माने गए हैं। तो आपने देखा यहाँ से कितने स्तूप मिले हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो महात्मा बुद्ध से जुड़ा है, एक है आपके शिष्यों का, इसमें सारिपुत्र हैं और मोद गल्यायन है, और एक जो है उसमें जो शिष्टमंडल या जो धर्म प्रचारक भेजे हैं अशोक ने अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, उनके नामों की सूची है। तो ये 3 स्तूप बनाए गए हैं जो अलग अलग लोगों को डेडिकेट है। और ये क्वेश्चन भी आया कि कितने स्तूप मिले हैं, या कौन से शिष्यों के स्तूप भी हैं, या कहाँ से जो शिष्टमंडल है उसके भेजे जाने के उल्लेख है, या कहाँ से ऐसे स्तूप में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से स्तूप में सूची मिली है उन लोगों के नामों की जो धर्म प्रचार के लिए अशोक के द्वारा भेजे गए थे। तो ये सारी विशेषता किसकी है, सांची की। साथ ही सांची का जो वेदिका है वो अलंकृत नहीं है, जबकि IAS में क्वेश्चन बना है कि इसकी जो वेदिका है बहुत ही ज्यादा अलंकृत है, जबकि भरहुत की सिंपल है। उल्टा है, यहाँ सांची की स्तूप की जो वेदिका है वो सिंपल है, सादगी भरी है, जो भरहुत की है वो काफी अलंकृत है और खूबसूरत है। मैम वेदिका अलंकृत नहीं है तो मैम तोरण द्वार अलंकृत है। हाँ, तोरण द्वार अलंकृत है, वो अलग चीज है। और वेदिका मतलब रेलिंग, बाउंड्री, चार दीवारें जिसे आप कहते हैं, ये सिंपल है, साधारण, ठीक ना। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। स्तूप किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप में कौन कौन से भाग होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है वो है सांची का स्तूप। आप नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा भरहुत स्तूप। हाँ, या ऐसे ही समझ लीजिए, नहीं तो कितना लिखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्थापत्य मैनुअल का भी पढ़ाना होगा मुझे आप लोगों का। उसमें सल्तनत कालीन स्थापत्य पढ़ेंगे, फिर मुगल कालीन पढ़ेंगे, फिर आधुनिक में पढ़ेंगे अंग्रेजों ने क्या क्या बनाया। अभी तो आप एंसेंट में मौर्य काल में ही है, अभी तो आपको साउथ का भी पढ़ना है, तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ठीक ना। तो बात समझ में आ गया, सांची का क्लियर हो गया। अब बात करेंगे भरहुत स्तूप कौन से राज्य में है। क्वेश्चन आया है, भरहुत स्तूप कौन से राज्य में है। नाम है भरहुत, MP, बहुत अच्छे, कहाँ है, MP। और कौन से राज्य के मतलब कौन से राजवंश के लोगों ने बनवाया है ये, शुंग शासकों ने बनवाया है। दूसरा फैक्ट, कौन बनवा रहा है, शुंग शासक। तीसरा, कौन से पत्थर का उपयोग किया गया इसको बनाने में, लाल बलुआ, बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से पत्थर का उपयोग किया गया है, लाल बलुआ, बलुआ पत्थर जो रेड कलर का होता है। 3 फैक्ट, एक तो कहाँ है, मध्य प्रदेश। दूसरा, शुंग वंश के शासकों ने बनवाया है, जो कौन से वंश के हैं, ब्राह्मण वंश के हैं। जबकि क्या कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग स्तूपों को तोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक साक्ष्य है कि नहीं, उन्होंने स्तूप बनवाए भी हैं। और सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है जो लकड़ी का था, उसको पत्थर का भी उन्हीं लोगों ने करवाया है, ठीक ना। तो कहीं कहीं होता नहीं कि लोग ईर्ष्यावश गलत फैक्ट भी लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया, MP में है, शुंग शासकों ने बनाया, लाल बलुआ पत्थर का बना है। और चौथा जो एग्जाम में IAS के आया था कि यहाँ का जो तो मतलब
वेदिका और तोरण है वो बहुत ज़्यादा अलंकृत है। उस पर हाथी बने हुए हैं जो सूंड में पानी लेकर के अपने ही ऊपर वापस छिड़क रहे हैं, और बहुत सारे आम जनजीवन से जुड़े हुए चित्र भी यहाँ पे उकेरे गए हैं। वे काफ़ी अलंकृत हैं, तो याद रखिएगा सांची से अलग ये अलंकृत है, ठीक ना। नेक्स्ट है, तो इतने सारे फैक्ट जो यहाँ से पूछे गए वो मैंने आपको बताया, अब दोनों अलंकृत है। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा या अमरावती का स्तूप, नाम सुना होगा आपने। अमरावती का स्तूप कौन से राज्य की राजधानी बनी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये भी स्तूप है। दोनों कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये दोनों ही कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है ये दोनों स्तूप। अमरावती स्तूप कौन से पत्थर का उपयोग करके बनाया गया? ये क्वेश्चन आया है। संगमरमर। कौन सा संगमरमर? श्वेत सफेद। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्रा में है और श्वेत संगमरमर से बना है। श्वेत संगमरमर, श्वेत संगमरमर का बना है, आंध्र प्रदेश में है। कौन से राजवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया है? ये क्वेश्चन आया है, बताएं। किसी भी बच्चे को पता है तो बताएं। दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस राजवंश हैं ये, काफी समय तक शासन किया। सातवाहन। कौन है? श्वेत सातवाहन, दोनों सासे। सातवाहन वंश के शासकों ने श्वेत संगमरमर से क्या बनवाया है? स्तूप, अमरावती का स्तूप। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सा से ही है ये। श्वेत संगमरमर, सातवाहन शासक और अमरावती का स्तूप। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आए हैं कि अमरावती का स्तूप कौन से राज्य में है, कौन से वंश के शासकों ने बनवाया है, कौन से पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है। तो ये हो गए महत्वपूर्ण आपके 4 स्तूप। इसके बाद आपके आ जाएंगे सारनाथ के स्तूप। सारनाथ के स्तूप हेडिंग कीजिएगा, सारनाथ के स्तूप। सारनाथ के कल ये सब पूछूंगी, जो आज समझाया है सारे स्तूपों के बारे में, जो भी फैक्ट एग्जाम में आए हैं सब पूछूंगी, याद करके आइएगा। सारनाथ में आपके कितने स्तूप मिले हैं जो ज्यादा फेमस एग्जाम में पूछे जाते हैं? टोटल 3 हैं। 3 स्तूप हैं जो सारनाथ में मिले हैं। एक है आपका चौखंडी स्तूप, एक है धमेक स्तूप, एक है चौखंडी स्तूप, एक है धमेक और एक है धर्मराज का। एक है आपका चौखंडी स्तूप, एक है धमेक स्तूप और एक है धर्मराज का। ये 3 स्तूप आपके सारनाथ से मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये मौर्यकालीन है। इसमें चौखंडी स्तूप में एक लाइन लिख लीजिएगा, चौखंडी स्तूप में एक लाइन लिख लीजिएगा केवल। जहां बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसी जगह पर यह स्तूप बनाया गया है। जहां बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसी जगह पर यह स्तूप बनाया गया है। और ये मौर्यकाल का नहीं है, बनाया गया है। अनुमान है कि, कंफर्म नहीं है, अनुमान है कि यह गुप्त काल में बनाया गया होगा। अनुमान है कि यह गुप्त काल में बनाया गया होगा। बुद्ध ने जहाँ पर प्रथम प्रवचन दिया था वहीं पर आपका चौखंडी स्तूप बनाया गया है और अनुमान है कि ये गुप्त काल का होगा। दूसरा आपने धर्मराज का लिखा है, धमेक, हाँ धमेक लिखा है और ये सारनाथ में है और ये आपका गुप्तकालीन है।
गुप्तकालीन स्तूप है, सारनाथ में है, ये याद रखिएगा। अभी जो मैंने बताया धमेक स्तूप गुप्तकालीन है और ये वहाँ बना है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने जो उनके साथ 5 कुमार थे ना, जो उनका साथ छोड़ करके चले गए थे, जब उन्होंने खीर खाया था किसके हाथ से याद है? एक जो वनों में आदिवासियों के राजा होते हैं उन्हीं की पुत्री थी, उनके हाथ से खीर खाया था महात्मा बुद्ध ने। तो उनके साथ में जो 5 ब्राह्मण कुमार थे उनका साथ छोड़ करके चले गए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उन्होंने उन्हीं को शिक्षा दिया और जहाँ पर उन्होंने अपने साथियों को पहली बार शिक्षा दिया था वो जगह नहीं उसी वो वहीं पे बना है आपका धमेक स्तूप। और जहाँ पे पहली बार प्रवचन दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जहाँ पे आम लोगों के बीच आए, वहाँ पे बना है चौखंडी स्तूप। याद रहेगा। हाँ दीदी, जगह का नाम नहीं देता थे, बस ये देता है कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई तो पहली बार उन्होंने उन्हीं 5 कुमारों को ही अपना प्रवचन देके अपना शिष्य बनाया था। तो जहाँ पे उन्होंने उनको दिया था वो कौन सी जगह है? धमेक। और जहाँ पे वो सार्वजनिक तौर पे लोगों के बीच में पहली बार उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रवचन किया, जिसे धर्म चक्र प्रवचन कहते हैं या धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वहाँ पे बना है आपका चौखंडी स्तूप। कितना? और ये तीनों कहाँ हैं? सारनाथ में है। तो ये क्लियर हो गया, भरूच स्तूप और आपका सारनाथ का स्तूप। अब आगे बढ़े, हेडिंग कीजिएगा बिहार 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 नहीं बिहार 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 कहाँ पर समझते हैं? बेटी बगीचा कह सकते हैं। ये बगीचा का पर्यायवाची भी होता है। अगर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आ जाए कि बिहार क्या है, बौद्ध धर्म में बिहार क्या था, तो बताएं क्या होगा? क्वेश्चन आ चुका है, IAS का क्वेश्चन है। बिहार और चैत्य में अंतर बताना था। जो चैत्य है ये पूजा स्थल है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना ध्यान मतलब ज़्यादातर जहाँ पे जाकर के पूजा करते हैं। जो बिहार है जहाँ पे वो निवास करते हैं, जहाँ पे वो लोगों से मिलते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, जहाँ पे वो ध्यान करते हैं, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? ये उनके आराम करने का प्लेस होता है, निवास करने का प्लेस होता है, ध्यान करने का प्लेस होता है। ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं? और जहाँ पे वो पूजा के लिए जाते हैं उसे गुहा मंदिर भी कहा जाता है। चैत्य को गुहा मंदिर भी कहते हैं। गुहा मतलब होता है गुफा, गुफा मंदिर भी कहा जाता है या बौद्धों का मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ पे ये पूजा के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चैत्य। तो बिहार समझ में आ गया, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करेंगे? आराम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रवचन भी कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाता है? बिहार। और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा के लिए जाते हैं वो होता है आपका चैत्य। तो समझ में आएगा, लिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हेडिंग कर लीजिएगा गुप्तकालीन स्थापत्य। गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्तकालीन स्थापत्य कला, इसमें नोट कीजिएगा। गुप्तकाल में ऊंचे चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। गुप्तकाल में, अच्छा एक क्वेश्चन बताएं, जो आपके साहित्यिक या क्लासिकल युग या स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? साहित्य का हो, चित्रकला का हो या इस तरह के जो चीजों का हुआ है सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? गुप्तकाल में। लेकिन मंदिरों का स्वर्णकाल गुप्तकाल को नहीं कहा जाता, लेकिन मंदिरों का बड़े पैमाने पे जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? गुप्तकाल। अगर ये हो कि भव्य और बड़े मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्तकाल में हुआ है, लेकिन मंदिरों का स्वर्णकाल नहीं है, बल्कि ये साहित्य, चित्रकला
और अन्य कलाओं के लिए ये स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक ना। तो क्लासिकल युग भी गुप्त काल को कहा जाता है क्योंकि इस काल में लगभग हर क्षेत्र में विकास देखने को मिला। तो गुप्त काल में बड़े बड़े मंदिरों का शुरुआत हुआ था। और आप सभी ने पढ़ा भी होगा मंदिर कितने प्रकार की कलाओं में मंदिरों को मतलब कितने प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं? तीन कौन कौन से? नागर शैली, बेसर शैली और एक द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तर भारत में। ये क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ तक? अयोध्या वगैरह नहीं मिले। जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा उत्तर अगर पता है तो बताएं कि कहाँ से कहाँ तक भारत के किन क्षेत्रों में नागर शैली के मंदिरों का विकास या निर्माण देखने को मिला? मध्य भारत तक, जैसे उत्तर से उत्तर भारत, मध्य भारत। और कोई दक्षिण में बताएगा? दक्षिण में द्रविड़ वाला। द्रविड़ है। तो और मध्य में क्या है? बेसर है। बेसर। नागर उत्तर में है, सही है, लेकिन उत्तर कोई छोटा सा प्लेस तो है नहीं। हिमालय से लेके विंध्याचल, उत्तर क्या है? हिमालय से लेकर के विंध्याचल के बीच का जितना इलाका है ये कौन से शैली के मंदिरों का है? नागर। नागर। नागर ना से नॉर्थ भी होता है, ठीक ना। नागर कहाँ पे है? नॉर्थ। और नॉर्थ में कहाँ से? विंध्याचल से लेकर के हिमालय तक के इलाके में। उसमें आपका खजुराहो, उड़ीसा के कुछ मंदिर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब यूपी, बिहार सब कुछ आ जाएंगे। बस समझ गया? यानी नागर शैली का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा है। तो नागर शैली के मंदिर ज़्यादातर कौन से साम्राज्य में देखने को मिल रहे हैं? गुप्त काल। और गुप्तों के बाद इनका विकास और भी ज़्यादा होता है। नागर शैली की एक विशेषता और है जो IAS में पूछी गई है, बता सकते हैं? याद है? एक और क्वेश्चन आया IAS में, नागर शैली की विशेषता है वो पंचायतन शैली। नाम सुना? पंचायतन शैली पूछा गया क्या है, और ये IAS में क्वेश्चन आया था। ये नागर शैली के जो मंदिर हैं उनको अलग तरीके से बनाने की विशेषता जिसको कहा जाता है पंचायतन। पंचायतन का मतलब समझते हैं? ये IAS में क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे दिया था पंचायत का एक प्रकार, मंदिर निर्माण की शैली, या और भी कुछ ऑप्शन थे। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो तो ये सोचेंगे कि पंचायत का ही कोई प्रकार होगा पंचायतन। ऐसा नहीं है, ये मंदिर निर्माण की शैली है जो कौन से शैली में है? नागर शैली की विशेषता। पंचायतन का मतलब होता है बीच में जो मेन देवता होते हैं ना उनका एक बड़ा भव्य मंदिर, या चारों कोने पे छोटे छोटे सब देवालय, यानी कि अन्य जैसे आप कहीं मंदिर जाते होंगे तो एक बड़ी मंदिर होती होगी, उससे निकलने के बाद आप अन्य छोटे छोटे मंदिरों में भी जाते हैं जो आसपास बना रहता है, उसे सब देवालय कहते हैं। तो ये जो चारों कोने में बने रहते हैं वो 4 मंदिर प्लस बीच का जो भव्य और मेन मंदिर होता है, ये मिला के कितने हो गए? 5। तो इसी को क्या कहा जाएगा? पंचायत। पंचायत। समझ गए? और एक इसकी विशेषता है नागर। नागर शैली कहाँ से कहाँ तक डेवलप हुई थी? हिमालय से विंध्याचल के क्षेत्र तक। और यहाँ तक जितने भी आते क्वेश्चन आए, उड़ीसा में कौन से शैली के मंदिर मिले हैं? खजुराहो में कौन से शैली के मंदिर मिलते हैं? गुजरात में कौन से शैली के मंदिर मिलते हैं? राजस्थान में तो रटना ही नहीं, इन क्षेत्रों में जितने भी आएंगे सब किसमें आ गए? नागर शैली की विशेषता, ठीक ना। दूसरा बात हमने क्या किया? बेसर। बेसर। बा से बेसर भी होता है, बा से बीच, बीच में, ना उत्तर ना दक्षिण, बीच में कौन सी शैली? बेसर। बेसर। और ये बीच में कौन से राजा आएंगे आपके? विंध्याचल से लेके कहाँ तक इसका विस्तार है? कोई क्राइटेरिया होगा, जैसे हिमालय से विंध्यन के बीच हो गया नागर, ऊपर का आपका नागर, तो बेसर विंध्याचल से लेके कहाँ तक होगा? कृष्णा नदी का नाम सुना है? कृष्णा नदी तक का जो इलाका है बीच का, विंध्याचल से कृष्णा नदी, ये इलाका कौन से मंदिर शैली का है? बेसर मंदिर शैली का। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो इलाका है, इस क्षेत्र में कौन से मंदिर का विकास हुआ है? द्रविड़ शैली का विकास हुआ। और हर शैली के मंदिरों के निर्माण में कुछ राजवंशों ने भूमिका भी निभाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन
काफ़ी जो है अच्छे एग्जाम्स में आने लगे हैं कि वहाँ पे ले लेगा खजुराहो का मंदिर, उड़ीसा कोणार्क मंदिर और आपका मोढेरा का मंदिर, फिर दे देगा उसमें आपका बृहदेश्वर का मंदिर और पूछेगा इसमें से कौन सा जो नागर शैली का नहीं है, तो बृहदेश्वर मंदिर, क्योंकि ये द्रविड़ शैली का है। तो यही नहीं पढ़ना, आपको ये भी पढ़ना है कि कौन कौन से शैली है, कहाँ तक विस्तार है, किन किन राजवंशों ने बनाए हैं, साथ ही मंदिर भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से मंदिर किस किस शैली में बने हुए, नहीं तो फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? तो समझ में आया मंदिर कितने प्रकार के हैं? 3 शैलियों में बने हुए हैं। और हमने शुरू किया है क्या? गुप्तकालीन स्थापत्य कला। अच्छा, गुप्तकालीन स्थापत्य शुरू किया। तो इसके पहले हमें ये भी देखना था, बुद्ध काल में आपने पढ़ा स्तूप, अभी मैंने इसमें कुछ लिखवाया है? जी मैम, गुप्त काल में ऊंचे चबूतरों का निर्माण कर दिया। अच्छा ठीक है, इसको छोड़िए। पहले बुद्ध काल में आपने स्तूप पढ़ा, आपने विहार पढ़ा, चैत्य और एक और क्या छूट गया? गुफा, उसको भी देख लेते हैं, फिर आते आगे। चैत्य और गुफा छूट गया। चैत्य तो मैंने आपको समझा ही दिया, लेकिन गुफा जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये हेडिंग कर लीजिएगा, गुफा वास्तुकला। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुफा वास्तुकला, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये IAS में भी आए हैं क्वेश्चन, वो भी मैं बताऊंगी, PCS में भी आए हैं यहाँ से क्वेश्चन। गुफा स्थापत्य, गुफा स्थापत्य, तो गुफा मतलब समझ रहे हैं? अच्छा बताएं, गुफा क्या प्राकृतिक होते हैं या मानव निर्मित होते हैं? मानव निर्मित। मानव प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ मानव भी गुफाओं का निर्माण करता है और प्राकृतिक रूप से भी गुफाओं का निर्माण होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पाषाण काल में मानव के निवास का स्थान गुफा, पेड़ या खाली स्थान यही सब हुआ करते थे, जंगल वगैरह में रहते थे लोग। तो प्राकृतिक रूप से भी गुफाएं बनती हैं, लेकिन मानव के द्वारा भी गुफाएं बनवाई गई हैं। तो जो मानव द्वारा गुफाएं बनवाई जाती हैं वो किसी न किसी के निवास के लिए, ठहरने के लिए बनाई जाती है। ये जो गुफाएं हैं, क्या ये केवल पहाड़ियों में ही बने हैं या स्वतंत्र स्थानों पर भी बने हैं, या केवल ये क्या पत्थर के ही बने हैं या ईंट के ही बनाए गए हैं? ईंट के भी बनाए गए हैं। कोई भी चीज किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब वो मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है और पत्थर का भी हो सकता है। तो आपने नाम सुना होगा अशोक का। अशोक ने कुछ आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कुछ पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, कई बार PCS में भी आया हुआ है। बता सकते हैं अशोक ने कहाँ पर कौन सी गुफाओं का निर्माण किया है, कौन सी पहाड़ियों को काट करके आजीवकों के लिए या किसके लिए? ऐसे भी क्वेश्चन आए, बताएं। पहाड़ी का नाम नहीं बता? बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, बताएं कौन से राज्य में है? नो, बासी बराबर और बासी और क्या होगा? बिहार, 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 बिहार राज्य में बराबर की पहाड़ियों को काट करके अशोक ने गुफाएं बनवाई हैं। अशोक ने कौन से धर्म को ये गुफाएं समर्पित की हैं, ये बताइए। हाँ, जो संप्रदाय है वो है आपका आजीवक। इनके लिए इन्होंने कितनी गुफाएं बनाई हैं बराबर में? बताएं। और वो नाम भी पूछा गया है आपके नेट के एग्जाम में, नाम भी पूछा गया है। तो एक तो है सुदामा, दूसरा है विश्व झोपड़ी और तीसरा है लोमस, लोमस और एक और है, 4 है यहाँ पे, कर्ण चौपर। लेकिन इसमें से एक गुफा इनके पौत्र दशरथ ने बनवाया है। एक गुफा जो लोमस ऋषि गुफा है, ये किसने बनवाया है? दशरथ। और दशरथ कौन है?
अशोक के पौत्र हैं। पौत्र का मतलब समझते हैं? पुत्र का पुत्र, उसको कहते हैं पौत्र। तो दशरथ ने एक गुफा इसमें बनवाई है, कौन सी? लोमस। तो ये क्वेश्चन आया है, ये नेट में आया था, ये 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से पूछा था कि बताएं इसमें से कौन कौन सी गुफा है जो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में बनाया था कूट की सहायता से। तो आपको कूट पता होना चाहिए, कर्ण, चौपड़, विष्णु, झोपड़ी और सुदामा, ठीक ना? और कौन सी पहाड़ी में है? बराबर के। कौन से धर्म को समर्पित है? आजीवन। किसने बनवाया है? अशोक ने। कहाँ है? बिहार। आइए इसमें क्वेश्चन आया था कि यहाँ से जो गुफाएं हैं इस पे अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। तो अशोक ने बनवाया तो निश्चित ही अशोक के अभिलेख होंगे। उसमें दिया था कि ये जो गुफाएं हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो क्या ये सही होगा? मौर्य काल 6ठी शताब्दी का नहीं है, वो तो 300 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो ये ऑप्शन गलत था। इस तरह से यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया था, आईएएस में आया था क्वेश्चन, और वहाँ पे पूछा था कि कौन से ऑप्शन मतलब सही है, कूट की सहायता से बताएं। तो अशोक ने बनवाया तो निश्चित ही अशोक के अभिलेख होंगे, लेकिन इसमें से एक गुफा अशोक का नहीं है, लोमस ऋषि, ये दशरथ ने बनवाया है और ये मौर्य काल का है, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन आईएएस में आया था, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन की जो पहाड़ी है इसमें भी किसी ने बनाया है गुफा, ये क्वेश्चन भी आता है। नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने किया है? नागार्जुन का कहते हैं, इसको नागार्जुन ही करेंगे, नागार्जुन, क्योंकि आपने नाम सुना होगा, एक नागार्जुन है जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आपने नाम सुना नागार्जुन, वो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुनी कहाँ है? बिहार में। याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि ये साउथ का है, लेकिन ये साउथ का नहीं है, ये भी बिहार राज्य में, बराबर भी बिहार में है, नागार्जुनी भी बिहार में है। लेकिन इसको बनवाया किसने है? नाम ये तो आपने देखा, इस पहाड़ी में जितने भी बने इसमें से 3 गुफाएं किसने बनाए? अशोक ने, और एक बनाया है दशरथ ने। नागार्जुनी की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनाई गई हैं वो किसने बनाया है? बिहार में है, और ये किसने बनाया? दशरथ ने बनवाया है। और कौन से संप्रदाय को समर्पित? ये क्वेश्चन भी आया है कि दशरथ ने कौन से पहाड़ियों को काट करके गुफाओं का निर्माण किया है? तो नागार्जुनी कौन से राज्य में है? बिहार। नागार्जुन आए तो आंध्र प्रदेश, नागार्जुनी आए तो बिहार। तो दशरथ ने यहाँ पे बनवाई है कुछ गुफाएं, और वो किसको समर्पित है? आजीवक संप्रदाय को। याद रखिएगा, बहुत है। इसके बाद चैत्य है। चैत्य के बारे में मैंने आपको बताया ही, अभी और भी है, अभी मैं बताऊंगी। अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, और आपके उदयगिरी की गुफाएं हैं, इसके अलावा बाघ की गुफाएं हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, सब बताइए। फिलहाल बात करें चैत्य। बताएं चैत्य क्या है? अभी मैंने बताया है, पूजा स्थल होता है, बौद्ध पूजा स्थल। हाँ, इसे गुहा मंदिर भी कहते हैं, पूजा स्थल भी कहते हैं बौद्धिस्टों का। चैत्य कुछ महत्वपूर्ण चैत्य हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, जैसे भाजा का चैत्य, कार्ले का चैत्य कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आपका भाजा का चैत्य, ये पूछा जाता है कौन से राज्य में है? भाजा। भाजा, आपने भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट नाम सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसमें से कौन सा है जो महाराष्ट्र में? यही नहीं है, ये केरल में है। केरल में भोर घाट और थाल घाट, ये महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल में है। ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये जो भाजा चैत्य है ये कौन से घाट में है? भोर घाट। भोर घाट है क्या? दर्रा है। पहाड़ियों में जो दर्रे होते हैं ना, रास्ते बनते, जो आवागमन
चैत्य किस लिए? लोगों को वहाँ पे ठहरने के लिए और पूजा, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल के रूप में बनाया गया है। भाजा चैत्य घोर घाट में बनाया गया है। और ये घोर घाट अभी मैंने बताया कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्ले चैत्य। ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन से राज्य में है कार्ले और कौन से जगह पे है। तो आपका जो कार्ले चैत्य ये भी घोर घाट में है और राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तेर चैत्य। तेर नाम है इसका तेर, और ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में। भाजा कार्ले तेर, ये तीनों पूछे गए हैं कौन से राज्य में है और ये किस लिए बनाए गए हैं। तो बौद्धों के पूजा के लिए ये प्लेस बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट एक नासिक में भी है। नासिक से पता ही चल रहा है नासिक चैत्य कहाँ होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। अच्छा एक क्वेश्चन है, बता सकते हैं कि आगे हिमालय उत्तर भारत में इतना लंबा चौड़ा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह की गुफाएं देखने को नहीं मिलेंगी। बट आप साउथ में जाएंगे तो महाराष्ट्र में खास करके जो पश्चिमी घाट का है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुफाएं देखने को मिलेंगी, चैत्य देखने को मिलेंगे, विहार देखने को मिलेंगे। क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए? पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो। गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना। इसकी। देखिए आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ हैं ऐसे क्षेत्र में आप बना सकते हैं जहाँ पे आबादी हो। तो क्या उस समय उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्रों में आबादी रही होगी? कहाँ जाएंगे प्रचार करने, धर्म का प्रचार करने, जहाँ पे व्यक्ति रहेंगे ना, इंसान। और तटीय क्षेत्रों में आबादी शुरू से ज़्यादा रही है क्योंकि वहाँ आवागमन का जगह बनता है। तो धर्म प्रचार के लिए आप कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ आबादी होगी, या आप ऐसी जगह पे घर बनाना चाहेंगे जहाँ पे सहूलियत हो। जो आपकी पहाड़ी है हिमालय की, ये यहाँ की जो चट्टानें हैं ये काफ़ी सख्त हैं, इनको काटना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो दक्षिण के हैं यहाँ पे आपके बलुआ पत्थर की चट्टानें भी हैं, चूना पत्थर की चट्टानें भी हैं, जो इनको काटना आसान रहता है। प्लस यहाँ आबादी भी है। और आपके जो उत्तर भारत है यहाँ मैदानी बेल्ट में उतने नहीं हैं पहाड़, जैसे यूपी में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन साउथ के जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, हर राज्य में पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, खास करके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। तो वहाँ अलग से मकान बनाने से अच्छा है कि उन्हीं को काट करके बना दिया जाए, जो सदियों तक सुरक्षित रहते हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक ना, ये सब रीजन है। ठीक, अब बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गुफाओं में। कुछ गुफाएं हैं जो आपके गुप्त काल की हैं, कुछ आपके अन्य शासन काल की गुफाएं हैं। तो इसमें गुप्त काल की कुछ गुफाओं के नाम बता सकते हैं? किसी को पता है कौन कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्त काल की? ये क्वेश्चन भी आता है कि अजंता की गुफा किस काल की है, बाघ की गुफा को किसने बनवाया है, उदयगिरी की गुफा किस राजवंश के शासकों ने बनवाया है। ये तीनों गुप्त काल की है, अजंता भी और बाघ की गुफाएं भी और उदयगिरी की गुफाएं, ये तीनों ही गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अजंता कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। और बाघ की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है। आप मेरी लीजिएगा गुप्तकालीन गुफाएं। गुप्तकालीन गुफाएं अजंता, एलोरा, उदयगिरी व बाघ। अजंता, एलोरा, उदयगिरी व बाघ। अजंता, एलोरा, उदयगिरी व बाघ गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अजंता, एलोरा, उदयगिरी एवं बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट कर लीजिएगा। गुफा वास्तु ब्राह्मण बौद्ध जैन। गुफा वास्तु ब्राह्मण बौद्ध जैन, ऐसा नहीं है केवल बौद्धों के लिए बनाया गया है, ब्राह्मण बौद्ध जैन इन तीनों धार्मिक संप्रदायों से संबंधित है। इन तीनों ब्राह्मण बौद्ध जैन इन तीनों संप्रदायों से संबंधित है, या इन तीनों धार्मिक संप्रदायों से संबंधित है।
और बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अजंता और बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता और बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरि की गुफाओं का संबंध भागवत धर्म से है। उदयगिरि की गुफाओं का संबंध भागवत धर्म से है। उदयगिरि की गुफाओं का संबंध भागवत धर्म से है। भागवत धर्म से है। एलोरा की कुछ गुफाओं का संबंध ब्राह्मण धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एलोरा की कुछ गुफाओं का संबंध ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण धर्म से है। तो कुछ बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। तो कुछ बौद्ध एवं जैन से। तो कुछ बौद्ध एवं जैन से। कुछ बौद्ध एवं जैन से। बात समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आए कि अजंता की गुफाएं कौन से धर्म को समर्पित हैं? बौद्ध। बाघ की गुफाएं कौन से धर्म से जुड़ी हैं? बौद्ध। उदयगिरि की गुफाएं कौन से धर्म से जुड़ी हैं? भागवत। लेकिन एक ऐसी गुफा जो 3 धर्म से जुड़ा है, कौन सा? एलोरा। कौन कौन से धर्म? हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन तीनों गुफाओं को, चारों गुफाओं को बनाने वाला कौन है? एकमात्र शासक वंश, कौन सा? गुप्त वंश ज्ञान। यानी कि आपके अजंता को भी गुप्तों ने बनाया है, बाघ को भी गुप्तों ने बनाया है, और उदयगिरि इसके अलावा ये सब किसने बनवाया है? गुप्त काल से जुड़ा हुआ, गुप्तकालीन ये निर्माण है। आगे चल के और भी कुछ वंशों ने योगदान दिया, लेकिन मेन लीड रोल में कौन है? गुप्त रोल में। बात समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना होइएगा। आगे आप लोग को पानी पी लेने देते हैं। इसके बाद उदयगिरि, बाघ, अजंता, एलिफेंटा, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक, पानी पी के आइए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी नहीं पीना क्या?